फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये हो गया था। अब कई बुक्स में कई स्टूडेंट मानते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट एक ही होता है। नो, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है सिंपली एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च पर एक्सपेंडिचर करना। वेयरएज ह्यूमन डेवलपमेंट, जब एक इंसान अपने इनकम को कमाने का सोचे, अपने इनकम को बढ़ाने का सोचे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने का सोचे, उसे ह्यूमन डेवलपमेंट बोला जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ह्यूमन कैपिटल एक स्टेप है फॉर अचीविंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है और ह्यूमन कैपिटल एक पीरियड का कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ 22 साल 23 साल तक पढ़ाई कर लिए। दैट डजंट मीन्स कि पढ़ाई करके आप डेवलप हो गए हो। आप जब तक उन स्किल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना से नहीं सीखोगे, जब तक आप अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाना नहीं सीखोगे, तब तक आप में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सो दैट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। नंबर 2, ह्यूमन कैपिटल के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ और तीसरा लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, दैट इज इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी। वेयरएज ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन और हेल्थ फैक्टर्स के अलावा आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी पर कैपिटा इनकम, आप किस तरीके से रह रहे हो, किन गुड्स की डिमांड कर रहे हो, किन सर्विसेज की डिमांड कर रहे हो, कहाँ आप जाना चाहते हो, कहाँ आप अपने आप को 20 साल बाद देखना चाहते हो, ये सारी चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है। एंड थर्ड, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज मींस टू एंड व्हेयरएज ह्यूमन बीइंग्स आर एंड इन देमसेल्फ। ये एक ऑथर की डेफिनेशन है कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर ह्यूमन बीइंग्स को एंड तक डेवलप किया जाता है एजुकेशन और ट्रेनिंग देकर के, जबकि ह्यूमन बीइंग्स का एंड कभी नहीं होता। वो अपने आप में ही जब तक ना चाहे खुद का एंड नहीं हो सकता उनका। तो मीन्स ये जरूरी नहीं है कि एजुकेशन ट्रेनिंग आपकी पूरी हो गई तो अब आपका डेवलपमेंट रुक गया। नो, आप उसको अचीव करने के बाद भी, आप एजुकेशन और ट्रेनिंग लेकर के बाद भी, जब तक आप खुद ना चाहो कि हम अपना डेवलपमेंट ना होने दें, तब तक आप अपने डेवलपमेंट को निरंतर चालू रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग से डेवलपमेंट होगा। आप खुद को अपडेट रखो, मार्केट सिनेरियो में आप चीज़ों को समझो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक आप खुद खत्म नहीं होंगे तब तक आपका डेवलपमेंट खत्म नहीं होगा। डेवलपमेंट पूरा जीवन चलता रहता है। क्लियर? तो ह्यूमन कैपिटल, जैसी एजुकेशन खत्म हुई खत्म हो जाएगा, हेल्थ सर्विसेज मिल गई खत्म हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जब तक आप नहीं मिट जाओगे तब तक चलता रहेगा। ये यहाँ तक कोई डाउट? खत्म। अब आता है व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको 3 चीजें दिखेंगे, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिसिन। दैट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। ये तीनों मिला करके सरकार जो स्टेप्स लेती है कंट्री के लोगों को एजुकेट करने के लिए, कंट्री के लोगों को ट्रेन करने के लिए और कंट्री के लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए, तो जो एंड प्रोडक्ट निकलता है उसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन is investment in 3 areas, that is education, health and training. So it is a step taken by development of skill and knowledge among the people of the country. Education, training and health care contributes to human capital formation. Simply speaking, human capital formation is investment in 3 areas, that is education, training and health. आगे बढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी वही है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, ये तो ऑलरेडी पढ़ा है। इसके अलावा लोग अपने आप को डेवलप करने के लिए गांव से शहर में मूव करते हैं। ऐसा आपने सोशल के माइग्रेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, सोशल स्टडीज में, दैट पीपल मूव इन सर्च ऑफ जॉब, फूड फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, माइग्रेशन। और आज की तारीख में ग्रोइंग एरिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से भी पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गाँव में नेटवर्क नहीं आता है, टावर नहीं आता है, तो वहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक सपना ही है। इससे लोग शहरों में आते हैं कि हमें ये सब चीजों पर इक्वल एक्सेस मिल सके। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट अभी चैप्टर का क्या आता है? बोलो, एजुकेशन। सबसे पहला पार्ट क्या है? बोलो, एजुकेशन। एजुकेशन क्यों जरूरी है? एजुकेशन इसलिए जरूरी है ताकि एक एजुकेटेड फार्मर ज्यादा कमा सकता है,
बजेगी एक अनएजुकेटेड फार्मर की। उसी तरीके से सिंपली आप सिर्फ ग्रेजुएशन करो और आप फिर प्रोफेशनल कोर्स टाइमली कंप्लीट करो, में पैकेज का 10 गुना डिफरेंस है, 10 गुना। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन। खैर ये स्लाइड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर है, मन से भी लिखी जा सकती है। पूरा चैप्टर यहाँ से इजी मोड में शुरू हो जाता है। इंडियन इको, एक एजुकेटेड आदमी ज्यादा कमाता है, मुझे नहीं लगता इनको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दूसरा, एजुकेटेड आदमी प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। ये स्लाइड तब लिखनी जब आपसे पूछे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, साथ ही एजुकेशन और स्किल्ड लेबर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फटाफट सीख जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक बन सकता है, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। एंड education gives you good values and work culture and even better knowledge and investment opportunity, you become entrepreneur. That is the importance of education for any country. Easy. Health, एक बीमार आदमी, एक स्वस्थ आदमी, बीमार आदमी गाजर के साथ और स्वस्थ आदमी जो बीमार है स्वस्थ आदमी गाजर के साथ, और बीमार आदमी के कपड़े भी नहीं उसे पहनने के लिए, तो वो छुट्टी मांगेगा। छुट्टी मांगेगा तो ऑर्गेनाइजेशन सफर करता है। और एजुकेटेड पर्सन अगर रेडी है, सो यहाँ पर हेल्थ का मतलब कंप्लीट, सिर्फ बीमारी या रोग मुक्त नहीं, दिमाग कहीं और है, बीमारी कुछ नहीं है, दिमाग कहीं और है, तो भी आप बीमार हो। बीमार आप नहीं हो, फिजिकली आप ठीक हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। या टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, हम किसी को किसी के साथ इमेजिन कर रहे हैं, कोई फतेह सागर पे घूम रहा है, कोई अंदर कूद रहा है, तो वो सारी हेल्थ हार्म हो जाएगी आपकी। सो यहाँ पर ध्यान रखना, हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। मतलब अगर आप रोग मुक्त हो, दैट डजंट मीन आप बीमार नहीं हो। आप मेंटली, सोशली, फिजिकली एक्टिव चाहिए, तभी आपको एक हेल्दी पर्सन बोलते हैं। देन ये वापस इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ आ जाती है कि हेल्दी पर्सन क्यों रहना जरूरी है। अगेन मॉरल साइंस, हेल्दी पर्सन काम में रेगुलर रहेगा, छुट्टी नहीं रखेगा, छुट्टी नहीं रखेगा तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हेल्थ पर्सन क्रिएटिव रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस को अडॉप्ट करेगा, इनकम ज्यादा कमाएगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अनहेल्दी पर्सन एक सोसाइटी के लिए और खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन करती है, जैसे कि पोलियो वैक्सीनेशन, भारत लगभग पोलियो मुक्त हो चुका है। इसीलिए सरकार को ह्यूमन कैपिटल में पैसा लगाना पड़ता है, और ह्यूमन कैपिटल के अंदर सरकार सेफ ड्रिंकिंग वाटर और हेल्थ कंडीशन भी सोसाइटी को प्रोवाइड करनी चाहिए। ये स्टाफिंग का पार्ट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपने पढ़ा होगा, काम और ट्रेनिंग जहाँ साथ साथ होती है। इसके 3 मोटिव होते हैं, लर्न, अर्न एंड लीड। पहले सीखो, फिर पैसा कमाओ, और फिर खुद लोगों को सिखाओ, लीड करो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर लोग काम करते करते सीखते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं और साथ में काम भी करवाते हैं। द वर्कर्स कैन सेंड आउटसाइड फॉर आल्सो ट्रेनिंग। जैसे कंपनीज में प्रोबेशन पीरियड होता है, वो नॉर्मली एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग सेम बिजनेस स्टडीज वाले पॉइंट है। आप देखो, सबसे पहला वर्क, अगर वर्कर्स को अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो वो नया टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीख पाएंगे, अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करा क्योंकि आप खुद भी कर सकते हो इनको एक्सप्लेन। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड न्यूली एम्प्लॉयमेंट वर्कर विल हैव मोर प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द मेथड्स। कुछ भी रटने वाला नहीं है इस चैप्टर में, पूरा मन से लिखने वाला है। एंड इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू डेवलप अ गुड वर्क कल्चर। लोग एक दूसरे को गालियां नहीं देंगे, एक दूसरे को सपोर्टिव रहेंगे। माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, right? So that is migration, when people move from one place to another in search of job or other economic opportunities. साथ ही भारत के अंदर लार्ज स्केल, इवन वर्ल्ड के अंदर लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स। दिस ऑल्सो मेक्स एडिशन इन द ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि वो गांव से शहर आएंगे, वहां पर पैसा कमाएंगे, अल्टीमेटली देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। सो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साथ ही भारत माइग्रेशन भी करता है, ठीक है। हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे लोग बाहर भी जाते हैं, वहां पर गूगल के सीईओ बन जाते हैं, राइट? सुंदर पिचाई जैसे। साथ ही
इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर मार्केट का इंफॉर्मेशन का मतलब है, साथ ही बहुत सारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हमारे रिसोर्स जो कि लिमिटेड है वो अच्छे से यूज हो सके. So money spent on information is also source of capital formation. Contribution to human capital. अब यहाँ से चैप्टर फिर से मन से लिखने वाला शुरू हो जाता है. अगर देश के लोग पढ़े लिखे होंगे, देश में लोगों को एजुकेशन मिलेगी, देश में लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलेगी, तो उससे फायदे क्या होंगे? पहला, जीडीपी बढ़ेगा, एजुकेटेड व्यक्ति अपना हेल्थ का ध्यान रखेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी उसकी, हम फिजिकल कैपिटल को भी अच्छे से यूज कर पाएंगे. आज मशीन चलानी नहीं आती तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो अगर मशीन की ट्रेनिंग हो जाएगी तो मशीन अच्छे से यूज हो पाएगी, 100% एफिशिएंसी पे काम करेगी. आज आप एजुकेटेड होगे तो आपकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगी, इनोवेशन इन्वेंशन होगा. किसने सोचा था कि मोबाइल, कैमरा, टेप रिकॉर्डर सबका काम एक मोबाइल कर देगा, राइट? स्मार्टफोन. और एजुकेटेड व्यक्ति पॉल्यूशन को एक भी कंट्रोल करने के साधन बना लेते हैं. अब इनका एक्सप्लेनेशन है नीचे, पूरा एक्सप्लेनेशन मन से. आज व्यक्ति एजुकेटेड होता है तो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उससे जीडीपी बढ़ेगी. आप स्किल्ड रहोगे, एजुकेटेड रहोगे तो आपका दिमाग का भी डेवलपमेंट और ऊपर पड़ा ह्यूमन आपका खुद का भी डेवलपमेंट होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा आपका. तीसरा, इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट विल टेक प्लेस इन द कंट्री. आया ना? इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अगर लोग हेल्थ के लिए अवेयर रहेंगे, न्यूट्रिटिव फूड वगैरह, अपनी हेल्थ हैबिट्स अच्छी रखेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, क्लास में टाइम से आएंगे, तो आपका डेवलपमेंट होगा दिमाग का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी. सारे दिन सोते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा और पेट का पेट बढ़ता जाएगा, नहीं. सो इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो गुड न्यूट्रिटिव फूड विल आल्सो इनेबल यू टू हैव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ. अब बताओ क्या ये पॉइंट मन से नहीं लिख सकते क्या? सब लिख सकते हैं. यहाँ से इजी चैप्टर शुरू है. एंड इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल गेट अ गुड क्वालिटी लाइफ. इट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो persons with small families compared to illiterate families. आज हमारे दो का कॉन्सेप्ट भी आउटडेटेड हो रहा है. हम दो हमारे एक का कॉन्सेप्ट कर रही है कई सारी फैमिलीज फॉलो. तो इससे ना सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होगी, साथ ही हम हमारे रिसोर्सेज को अपने खुद के लोगों पर ज्यादा अच्छे से लगा पाएंगे. पहले लोगों को काम में नहीं होता था तो 6-6 बच्चे, 11-11, 12-12 बच्चे होते थे. तो अब उसमें से ऐसा होता था कि जो दो सबसे बड़े बच्चे वो अपने भाई बहन को पालने के लिए, भाई बहन को पालने के लिए जल्दी जॉब पे लग जाते थे. तो इस वजह से जो परिवार का सबसे बड़ा भाई या बड़ा बहन होती थी वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, राइट? तो बड़ी फैमिलीज का अपने खुद का डिसएडवांटेज है. तो ये सारा कंट्रोल हम एजुकेटेड होकर के रख सकते हैं. अब एक डियूश बैंक की एक रिपोर्ट है. डियूश बैंक एक जर्मन बैंक है जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 1 जुलाई 2005 को. ये रिपोर्ट कहता था कि वन ऑफ द मेजर ग्रोथ सेंटर्स भारत में है 2020 तक पता पड़ जाने. ह्यूमन कैपिटल भारत की इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल हैज गिवन राइज टू जीडीपी. भारत के अंदर 2005 से लेकर 2020 तक देयर हैज बीन 40% राइज इन द एवरेज इयर्स ऑफ एजुकेशन. मतलब भारत अपने एजुकेशन पर काफी हद तक काम कर रहा है. और साथ ही एक और रिपोर्ट जो कि आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसको आज हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, उसने भी दी कि इंडिया मस्ट डेवलप इट्स नॉलेज इकोनॉमी. भारत के अंदर 150 करोड़ जनता शुड बी ऑब्जर्व्ड एज 150 करोड़ माइंड्स. उनको आप अच्छे से ट्रेन करो तो हम दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बनने की ताकत रखते हैं. क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर वो 150 करोड़ माइंड डेवलप हो गए तो वी कैन लीड द वर्ल्ड. जिसके अंदर द नॉलेज इकोनॉमी इज द यूज टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड एजुकेटेड मैन पावर इन ऑर्डर टू टेक कंट्री टू इट्स प्रोग्रेस. द बेस्ट एग्जांपल इज जापान. वर्ल्ड बैंक ने इस स्टडी को जापान पे किया था जिसमें 2 न्यूक्लियर अटैक होने के बाद भी आज वो डेवलप्ड नेशन गिना जाता है. तो वर्ल्ड बैंक पब्लिश अ रिपोर्ट फॉर टाइटल इंडिया एंड नॉलेज इकोनॉमी
लीवरेजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इस रिपोर्ट में साफ भाषा में लिखा गया था कि इंडिया शुड मेक अ चेंज इन इट्स नॉलेज इकोनॉमी. इफ इंडिया यूजेस इट्स नॉलेज लाइक आयरलैंड, देन द पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज. आज जो 2002 में हमारी $1000 पर कैपिटा इनकम थी, वो आने वाले 2020 तक हो जानी थी $3000 $3000 पर हेड. ठीक है, बट हुई या नहीं वो आप गूगल पे देखना, आपके एनसीईआरटी डेटा तो इतना ही है. India has everything needed for its change. There are large number of skilled people, well-functioning democracy and diversified science and technology. भारत का IT सेक्टर मस्ट डेवलप्ड है और ई गवर्नेंस को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है. ये सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल के इंपॉर्टेंस के बारे में हमने यहाँ पर देखे. बोलो कोई डाउट? Then, besides several importance, there are some problems faced by human capital formation in India. ये इंडिविजुअल स्लाइड 6 मार्क्स की ध्यान रखना प्रॉब्लम्स वाली. सबसे पहली प्रॉब्लम, भारत में ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने के लिए अंदर सरकार इधर इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है, हम अपनी जनसंख्या बढ़ा लेते हैं. उधर इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इधर जनसंख्या बढ़ गई, इक्वल टू सब सेम बैलेंस ही रहता है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता. तो रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने, इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सेकेंडली, ये कॉन्सेप्ट हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में भी देखा था, वापस से बता देता हूं. आज हमारे यूथ यहां से डॉक्टर बनता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एमबीबीएस पढ़ता है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो एमएस करता है, और फिर जब वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलता है तो महीने का ₹1,00,000 भी नहीं कमा पा रहा है एवरेज डॉक्टर. अगर उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, नहीं उसकी सरकारी नौकरी लगती है, तो डॉक्टर्स आर स्ट्रगलिंग टू अर्न इवन ₹1,00,000 पर मंथ. तो उसको मजबूरन यहाँ से लोन लेकर के बाहर जाना पड़ता है, और वो बाहर जाकर के उन्हें सर्विस दे करके काफी अच्छा पैसा कमा लेता है, जिसमें यूएस, कनाडा, ये जो एरियाज है, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स, वहां पर इंजीनियर्स, वहां पर इवन अकाउंटेंट्स की कमी है. दिस इज द केस इवन विद द सीए प्रोफेशन. यहाँ पर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हो, वहां के 2 एग्जाम से वहां के सीपीए बन जाते हो, तो यहाँ पर इतना स्ट्रगल है जॉब के लिए, वहां पर जाकर के जॉब सेटल हो जाते हो आप, फिर वहीं पे शादी कर ली, वहीं पे एक घर बना लिया. इस वजह से भारत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है. क्या हो रहा है? ब्रेन ड्रेन. दैट मीन्स पीपल आर डेवलपिंग देयर ब्रेन्स इनटू इंडिया, दे आर गेटिंग एजुकेटेड इन इंडिया, बट दे आर मूविंग टू सम फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज, जिस वजह से वो वहां पर उनको पैसा कमा करके दे रहे. दैट मीन्स ये रुकना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नहीं तो लोग हमारे यहाँ से सस्ता पढ़ करके वहां महंगी जॉब्स पर जाएंगे, और उससे वो देश के रिसोर्सेज जो देश में यूज होने चाहिए थे वो वहां पर यूज हो रहे हैं. सो दैट इज ब्रेन ड्रेन. तो इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं. जब एजुकेटेड, स्किल्ड, टैलेंटेड व्यक्ति डेवलप्ड कंट्री में चला जाता है वहां पर सेटल होने के लिए, वहां पर अच्छी जॉब के लिए, तो ये एक तरीके से भारत के लिए बहुत खराब बात है, क्योंकि आप पढ़े यहाँ रहे हो, बड़े यहाँ पर हुए हो, आप डॉक्टर इंजीनियर यहाँ पर बने हो, सर्विसेज आप वहां पर वहां के लोगों को दे रहे हो. सो दिस इज अ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. थर्ड रीजन, वहां पर हेडिंग हुई है अनसाइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग, हेडिंग आगे शिफ्ट हो गई है, वो हेडिंग ही लिखी हुई है. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, very serious problem of human capital formation is the education system is not tailored according to the demands of the job market. यहाँ पर सीए बनाने के बाद भी इंस्टीट्यूट को बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराने पड़ते हैं, तब आप रियल लाइफ में जाकर के ऑडिट सीख कर पाओगे. सिर्फ थ्योरी पढ़ा करके आपको पास तो हो जाओगे, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर, अब 2 साल की आर्टिकलशिप इज अ वेरी गुड थिंग इन द सीए कोर्स, बट ऐसा दूसरे कोर्सेज में नहीं है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वहां पर कम है. तो the tailored made education system is not according to the demands of the market. इसलिए बहुत हद तक we have to develop ourselves, we have to develop the courses. इसीलिए आईटी से इंफ्रास्ट्रक्चर करवाने के लिए आपको हमारा जो न्यू स्कीम का जो सीए कोर्स है उसमें 4 पेपर उन्होंने ऑनलाइन मॉड्यूल में डाल दिए कि बच्चा खुद ऑनलाइन सिस्टम में कैसे एग्जाम देने हैं वो सीख सके, राइट, कैसे पढ़ना है वो देख सके. तो ये सारी चीजें जरूरी है सो दैट आप अपने वर्कफोर्स को स्किल्ड बना सको. पर फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे कोर्स है, खास करके आर्ट्स और वगैरह, उधर तो आप देखो तो पूरा रट के लिखना होता है, एग्जाम पास होना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उधर कोई डेवलपमेंट का स्कोप नहीं है. साथ ही हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं, पेड़ के नीचे क्लास हो जाती है,
स्मार्ट क्लास कई लोगों को नसीब नहीं होती, जिनको नसीब में होती है वो क्लास में आते नहीं, छुट्टी ले लेते। तो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड बाय मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज बिलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी घटिया लेवल पे हम काम कर रहे हैं। साथ ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज लैकिंग इन प्राइमरी सेक्टर। द फैसिलिटीज टू ट्रेन फार्मर्स आर इनएडिक्वेट इन ऑर्डर इज इनएडिक्वेट इन अ कंट्री। आप देखो बैल की जगह 2 लेडीज को खड़ा किया, पीछे आदमी हल चला रहा है। तो ऐसे वास्तव में होता है, इसको हंसने की बात नहीं है, ये वास्तव में कई लोग जिनके पास बैल नहीं है वो खुद बैल बन करके जो है पूरे हल को जो है इरिगेट करते हैं। सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम एंड नो नॉलेज अबाउट मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स को अडॉप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एग्जाम में दोनों पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं। तो सॉल्यूशन का भी हमने एक्सप्लेनेशन पूरा नीचे दिया आपको। सबसे पहले ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इसको रोको, ब्रेन ड्रेन को खत्म किया जाए, ब्रेन ड्रेन को होने ना दिया जाए, ताकि एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भारत में, लोग भारत में ही रह करके अगर बिजनेस करेंगे तो क्या चंद अमीरों को गिरना पड़ता है उंगली पे? यह हमारे देश की स्थिति है। इतने साल अमीर होकर के भी चंद अमीर है बस। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी यूथ तो नौकरी करने बाहर जा रहा है। वो अगर भारत में ही रहेगा तो नए वेंचर शुरू करेगा, नए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सीखेगा। तो इस ब्रेन ड्रेन को सबसे पहले खत्म करो। जिस प्रकार से वो रेस्ट्रिक्शन लगा के बैठे कि तुम हमारी कंट्री में नहीं आ सकते, हम उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाएं कि आप भी नहीं आ सकते, ताकि हमारा देश हमारे लोगों को रोक पाएगा यहीं पर। सो वी हैव टू स्टॉप द ब्रेन ड्रेन। रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा बहुत हद तक। साथ ही हमारे एजुकेशनल सिस्टम को जो आउटडेटेड है, जिसमें ट्रेनिंग की कमी है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग, इसमें बहुत अच्छे स्टेप्स गवर्नमेंट पिछले कई सालों में ले चुकी है। वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनके भी ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज आज की तारीख में यूनिवर्सिटीज रन करती है। ठीक है, चलो नहीं पढ़ना लिखना, प्लम्बर का मास्टर्स डिग्री ले लो, प्लम्बर की बैचलर्स डिग्री ले लो, डांस, आर्ट, फोक, ये सब की डिग्री शुरू कर दी गवर्नमेंट ने, पहले भी थी। तो ये सारी चीजों से हमारा एजुकेशन सिस्टम रिवाइव हो रहा है। देन सेकेंडरी एजुकेशन को फ्री करना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब होता है कम से कम 8-10 तक आरटीई लगा दिया गवर्नमेंट ने। आरटीई वाज आल्सो राइट टू एजुकेशन, आरटीई सॉरी, राइट टू एजुकेशन। हर स्कूल में, भले ही वो बड़े से बड़ा प्राइवेट स्कूल हो, उसको 10% जनता नर्सरी क्लास पे फ्री पढ़ानी है, और वो थ्रू आउट 12 जब तक वो उस स्कूल में पढ़ेंगे तब तक उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन को फ्री किया गया। साथ ही गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इनके मुख्य कंट्रीब्यूटर्स। एम्स वाज स्टार्टेड बाय आल्सो कांग्रेस। ओके, सो हायर एजुकेशन, IITs is established by them. So higher education should be made affordable to all sections of the society. The quality of higher education has to be improved. Then ना सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ, जबकि प्रॉपर वर्क कल्चर पर भी हमको पूरा पूरा फोकस करना चाहिए। अगर कोई नया एम्प्लॉय आकर के एकदम बॉस बन जाए, पुराने एम्प्लॉय ऐसे होते जैसे उसका सिर फोड़ देंगे। अगर कोई नए व्यक्ति को स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया तो जो 20-20, 40-40 साल पुराने वाले जो टीचर है वो सोचते हैं हम इसकी क्यों सुने, ये तो हमसे आधी उम्र की आई है मैडम। तो ऐसा करना गलत है। यू शुड मोटिवेट देम, ताकि वो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, एक अच्छा वर्क कल्चर बना सके। साथ ही स्टेप शुड बी टेकन टू प्रमोट एजुकेशन फॉर फार्मर, जिसमें स्मार्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फार्मर को, बच्चों को एजुकेट करना, फार्मर को सीड की ट्रेनिंग देना, कब बीज लगाना है, कब बीज नहीं लगाना है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट ओवर द पीरियड करती आई है। देन व्हाट इज अ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस? यहां तक एक बार देख लो, 2 मिनट का होल्ड दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, साइलेंट प्लीज। Why we need, next topic, why do we need government interference in education and health? Because एक 10,000 के ऑपरेशन किए प्राइवेट डॉक्टर कई 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। फ्री के ऑपरेशन के 50,000 रुपए मांग लेते हैं। इसलिए सरकार को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करना है, ताकि प्राइवेट स्कूल अपनी मन मर्जी फीस ना ले। अच्छा, मन मर्जी फीस लेकर के भी फैकल्टी नहीं रखते। जो फीस आप स्कूल में दे रहे हो उसका 10% भी वो सैलरी टीचर्स को दे देते, तो हमारे जैसे वहीं पड़े होते स्कूल में, हमें अपने इंस्टीट्यूट अलग से नहीं लगाना पड़ता।
तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की क्या जरूरत है? सबसे पहला, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड, सो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नेसेसरी, क्योंकि आज स्कूल एक यूनिवर्सिटी बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, प्रीमाइसेस के लिए, एफिलिएशन के लिए। ये काम प्राइवेट पर्सन बहुत कम कर सकते। कॉमन पर्सन जो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाती है, सो दैट वो भी एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस पर अपने बच्चों को, कई जगह तो फ्री में पढ़ा सके अपने बच्चों। साथ ही बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर हर सिटीजन का राइट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स देता है। तो सरकार एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट तो लिखे, लेकिन अगर स्कूल नहीं बनाएगी, हॉस्पिटल नहीं बनाएगी, तो ये राइट से पुअर पीपल वंचित रह जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो इंटरफेयर करके ये सारे इंस्टीट्यूशन के जरिए काम करे। कई सारे ऑल इंडिया एसोसिएशन वगैरह बने हुए हैं, जिसमें से एक हमारा एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड एआईसीटी, जो मैंने प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनकी बात करी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। ये सब इफेक्ट क्या लेकर के आए? ओवर द पीरियड ऑफ 75 ईयर्स हमने क्या क्या अचीव करा? तो सर, हमारी जीडीपी जो 0.64% थी 1952 में, आज वो जीडीपी 2014 में बढ़कर के 4.13% हो चुकी है। साथ ही गवर्नमेंट का जो एजुकेशन पर खर्चा 7.9% था, ये खर्चा 15.7% 2014 में हो गया। लेकिन 15.7% was the time of मनमोहन सिंह। आप लोग मोदी जी का एजुकेशन का बजट का खर्चा देखकर आना, इट इज नियरली 3%, नियरली। आज हम फिर गंवारों की श्रेणी पे जा रहे हैं, क्योंकि बजट का एलोकेशन टू एजुकेशन इज ओनली अराउंड 3%, जो 2014 में कितना था? 15.7%। Largest part of government expenditure is on primary education. Expenditure per student is the highest in tertiary sector higher education and interstate variation. भारत के कुछ देश बहुत educated, जिसमें हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में एक एवरेज व्यक्ति 34,000 रुपीस के आसपास कमाता है, वहीं बिहार में 4,000 रुपए के आसपास कमाता है। That is the regional variation. भारत के एजुकेशन कमीशन के लिए फंड्स बहुत इनसफिशिएंट रहे। जो हमारा एजुकेशन कमीशन था, जिसको मोदी सरकार ने आकर के नीति आयोग का नाम दिया, उनका रिकमेंडेशन था कि कम से कम 6% तो जीडीपी का खर्चा एजुकेशन पे होना चाहिए। लेकिन आज हमारा खर्चा 4% से भी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, आर एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज लेस देन 4%, जो पहले कितना था 2014 में 15.7%। तपस मजुमदार कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने बोला था कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट 1.37 लाख करोड़ का खर्चा 10 सालों के अंदर करना है। 2006-7 के अंदर जो भी हम फेल हो गए, हम इतना पैसा खर्चा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की वजह से और गवर्नमेंट एजेंसीज की वजह से हमारी मेल लिटरेसी रेट 61.9% जो की थी, आज 81% भारत का आदमी पढ़ा लिखा है। साथ ही फीमेल लिटरेसी जो 37.9% थी, ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आज हमारी फीमेल लिटरेसी 63% आ चुकी है, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन बेस, प्राइमरी एजुकेशन मतलब 5th तक के पढ़े लिखे मेल्स लगभग 94% और फीमेल्स लगभग 9% तक आ चुके हैं। और साथ ही यूथ लिटरेसी रेट अगर हम बात करें, देश का यूथ ग्रेजुएशन वगैरह, तो वो 92% इन मेल्स एंड फीमेल्स का 87%। फिर एक मन से लिखी हुई स्लाइड, लड़कियां ऐसे बहुत अच्छे से लिख सकती हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया? वुमेन्स नियरली कंट्रीब्यूट 50% of the total population. They are valuable human resource because आप जब एक लड़की को एजुकेट करते हो तो पूरा परिवार एजुकेट होता है। एजुकेशन विल कंट्रीब्यूट टू वुमेन एम्पावरमेंट। अभी किसी भी पति के सिर पे बैठने की जरूरत नहीं कि हमें रोटी देगा तो हम खाना खाएंगे।
उस पति को आप रोटियां खिलाने की पावर रखते हो, अगर आप एजुकेटेड हो, इट विल हैव अ बेटर लाइफ। कल को आपके बच्चे होंगे तो इट विल लीड टू बेटर लाइफ फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि अगर मम्मी एजुकेटेड होगी तो बच्चे भी एजुकेटेड होंगे। साथ ही चाइल्ड मैरिज और स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, सती प्रथा वगैरह को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। साथ ही वुमेन विल बिकम इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट। ये पूरा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप मन से लिख सकते हो पूरी। देन वी हैव व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फ्यूचर एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया। भारत की फ्यूचर एजुकेशन पॉलिसी और आज की भी पॉलिसी में यही लिखा है, सबको हम पढ़ाएंगे। 14 इयर्स तक के बच्चों को डायरेक्टिव पॉलिसी स्टेट की दी गई है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान वगैरह, राइट, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, व्हाट आर द एजुकेशन इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट। तो भारत ने सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च करा 2019 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर। साथ ही डे मील वगैरह, मिड डे मील आपने सुना, दलिया चावल वगैरह ये सब मिलता है बच्चों को। जेंडर इक्वलिटी, ये गोल्स है जो आने वाले टाइम में हम अचीव करना चाहते हैं। हम मेल्स और फीमेल्स को इक्वली गैप जो उनके बीच है वो खत्म करना चाहते हैं। एंड हायर एजुकेशन, वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल गो टू कॉलेजेस, और कॉलेजेस में भी जाकर के वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि आधा टाइम तो हड़तालें होती, राइट। तो द गवर्नमेंट शुड मेक इन्वेस्टमेंट फॉर हायर एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल। दिस चैप्टर इज